हेलो मेरे दोस्तों, आज हम लोग एक और सैम्पल पेपर शुरू करते हैं। ये 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का सैम्पल पेपर है। आई होप आपका एग्जाम कल है, तो आप जिस हिसाब से भी आपका एग्जाम उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन कीजिए। और ये वीडियो है, आप जल्दी से एक बार देख लेंगे तो रिवीजन हो जाएगा आपका जल्दी जल्दी, तो उससे आपको जरूर पेपर में फायदा मिलेगा। एक तो मैं सेक्शन ए यहाँ पे कवर होगा, एक कार्टून वाला क्वेश्चन होगा और मैप वाला। बहुत ही इजी है, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी इन क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। पर अगर आप चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल अगर आप कर लेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू सर। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके लिए, एक बार जरा मुझे पढ़ के बताइए मैंने क्या लिख दिया है। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, द क्वेश्चन इज सेइंग कि विच ट्रेड एग्रीमेंट प्रॉमिस अ फ्री ट्रेड जोन। कहता है इसमें से कौन सा ट्रेड एग्रीमेंट ऐसा है जो कहता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, किसके बीच में? सार्क कंट्रीज के बीच में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था ना, सार्क की फुल फॉर्म जरूर याद करके जाइएगा, इसकी पूछेगा। और इसमें कितने कंट्रीज है ये भी पूछेगा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ ये भी पूछेगा। तो सार्क कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिस एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि इन सारी कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। जितनी भी कंट्रीज सार्क के अंदर हैं, तो वो और कुछ नहीं है, इसका फुल वो ट्रेड एग्रीमेंट है सर, साउथ एशिया फ्री ट्रेड। साउथ एशिया फ्री ट्रेड कैसे पता चलेगा? नॉर्थ सर, हम ये सार्क में है तो साउथ में आएगा ना, नॉर्थ वॉर्थ कुछ नहीं आएगा। द करेक्ट आंसर इज ए बोले तो साउथ एशिया फ्री ट्रेड एक ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें जितनी भी सार्क कंट्रीज हैं उनके बीच में फ्री ट्रेड होएगा, मतलब एक जगह से माल दूसरी जगह ले जाके बेच सकते हैं। ठीक है सरकार, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, अगला देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कांग्रेस वॉज डिफीटेड इन लोकसभा इलेक्शन। कांग्रेस कब लोकसभा इलेक्शन में डिफीट हो गई थी? तो हमेशा याद रखिए, जनवरी में नहीं, फरवरी में भी नहीं, अप्रैल में तो अप्रैल फुल हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज मार्च 1977। मार्च 1977 याद रखना हमेशा। अगर आपको ये डेट्स याद ना रहे तो आप हमेशा उसी में से आंसर अपना मार्क कीजिए जो आंसर्स में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी हो। तो देखो यहाँ पे भी मार्च 1977 है, यहाँ पे अप्रैल, इसलिए ये अलग है। 75 अलग है तो कट, 76 अलग है तो कट। देखो यहाँ पे है मार्च 1977, यहाँ पे अप्रैल 1997, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होएगा। बट आंसर हमारा है अब की बार का मार्च 1977 इज अ करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई है? कब? मार्च 1977 में जो कांग्रेस हार गई थी। अगला है, कहता है हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी ऑफ जून 1975। वो भी पूछेगा इमरजेंसी कब लगी थी 1975 में, जून में। तो उसने ये पूछा हुआ है कि आप ये बताइए उस समय पे इंडिया का प्रेसिडेंट कौन था। तो हमेशा याद रखिए द नेम ऑफ अ पर्सन, जो प्रेसिडेंट थे ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन इंडिया इज द नेम ऑफ पर्सन इज फखरुद्दीन अली अहमद। क्या बोल दिया? फखरुद्दीन अली अहमद इज द नेम ऑफ अ पर्सन। वो क्या थे? प्रेसिडेंट थे। कब? जब इंडिया में इमरजेंसी थी। फखरुद्दीन अली अहमद, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल कहता है असर्शन और रीजनिंग में आता है, कहता है द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। याद रखिए ए मतलब IAEA, मतलब इसका हुआ है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वॉज एस्टेब्लिश इन 1975। हाँ, कि जो कंट्रीज भी एटॉमिक एनर्जीज के साथ डील करती हैं उनके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। कल को कुछ हो जाए, उनके यहाँ से कोई टेररिस्ट चुरा ले जाए उस एटॉमिक एनर्जी को, तो बहुत बड़ा नुकसान करता है। इसीलिए एक एजेंसी बनाई गई जो देखेगी कि किन कंट्रीज के पास में एटॉमिक एनर्जीज है, उसको उसके साथ उसको क्या क्या काम वो कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, 1957 में बना हुआ था। अगला रीजन इसका क्या देता है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी टीम डिड नॉट इंस्पेक्ट न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड टू इंश्योर द सिटीजन रिएक्टर्स आर सिविलियन रिएक्टर्स आर नॉट बीइंग यूज्ड फॉर द मिलिट्री पर्पस। देखिए सरकार, अगर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी बनेगी एजेंसी, तो उसका काम ही यही होगा कि वो इंस्पेक्ट करे कि किस किस के पास न्यूक्लियर एनर्जी की फैसिलिटीज है। तो ये कहता है कि ये इंस्पेक्ट नहीं करेगी, तो ये तो रीजन गलत हो गया सरकार, है ना। तो आर गलत है। अरे जब कोई भी एटॉमिक एनर्जी की एजेंसी बनेगी तो उसका काम ही यही कि भैया आप इंस्पेक्ट करो किस किस के पास न्यूक्लियर एनर्जी की फैसिलिटीज है और वो अपनी कंट्री में न्यूक्लियर एनर्जी को किस तरीके से रख रहा है।
इसका काम वो करेगी। मतलब ए इज सही, आर इज गलत। तो देख लेते हैं, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, हाँ या ना, क्योंकि आर तो पूरा ही गलत है। अगर कभी भी कोई एजेंसी बनेगी तो वो इन सब चीजों पे ध्यान देगी, इसीलिए तो बनाई गई थी। अगला सवाल कहता है सारस क्या है? सारस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सारस होता है सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या कहा मैंने? सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? सारस। सारस क्या है बाबूजी? सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following was not the demand of the Assam movement led by the AASU की फुल फॉर्म आप समझ लीजिए, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन। क्या कहा मैंने? ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन। इनकी क्या डिमांड नहीं थी? इनकी क्या डिमांड नहीं थी? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट डिमांड ऑफ आसाम यूनियन। देखिए, ऑल इंडिया आसाम स्टूडेंट यूनियन एक ऐसा यूनियन है जो आसाम का स्टूडेंट का यूनियन है, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता है। उसकी एक ही डिमांड है कि जो 1951 के बाद जो बंदे भी आसाम में आए हैं उनको दोबारा से उनको उन्हीं जगहों पे भेजा जाए। यही डिमांड है AASU की। सुन रहा है ना तू? तो देखिए सरकार, सेंड बैक इलीगल इमिग्रेंट्स, हाँ इनको वापस भेजो। यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स फॉर देयर बेनिफिट्स, हाँ कि नेचुरल रिसोर्स का यूज किया जाए, ये भी सत्य है। ठीक है, बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बैलेंस किया जाए। ये नहीं कि आसाम के अंदर अगर नेचुरल रिसोर्स है उसको खून चूस लिया जाए, सारी चीजें नुकसान पहुंचाई जाए। ठीक है सरकार, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। पर उसने मेरे से कहा था जो डिमांड नहीं है, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सेशनलिस्ट डिमांड्स जो थी ये इनकी डिमांड नहीं थी, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। याद रखिए, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, आगे चलें, देखते हैं जरा। एक है असर्शन है, असर्शन में क्या दिया हुआ समझिए जरा। सिंस 1947 इंडिया हैज बीन फॉलोइंग an independent foreign policy of non-allied movement, and this policy is in perfect accord with the policy of friendly relation with all the countries in our world। आपको पता है ना, दो ब्लॉक्स में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया मतलब पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो गया था। एक यूएसए के साथ था और एक यूएसएसआर के साथ था। बट इंडिया ने नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू किया। इसका मतलब इसने एक ऐसा ग्रुप बनाया जो ना यूएसएसआर के साथ जाएगा ना यूएसए के साथ जाएगा। हम इंडिविजुअल रहेंगे और हम चाहते थे कि हम दोनों कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप को मेंटेन करें। ठीक है सरकार, यही ये बात कही गई है। ये बात बिल्कुल तथागत है और सत्य है। अगला रीजन देख लेते हैं। रीजन क्या कहता है? द टर्म पंचशील इज रिलेटेड टू द 5 मोरल प्रिंसिपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा। पंचशील टर्म वहीं से लिया गया है सर। पंचशील एक एग्रीमेंट भी हुआ था, याद करके जाइएगा, पिछले वीडियो में बताया है। पंचशील का मतलब होता है 5 प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा। ठीक है सर, कहता है लॉर्ड बुद्धा मेड द 5 प्रिंसिपल। गौतम बुद्ध ने 5 प्रिंसिपल दिए हैं एक जिंदगी को जीने के लिए, हर इंडिविजुअल को। ठीक है, द इंटरनेशनल लाइफ। द टर्म पंचशील वाज यूज्ड इन 1954 व्हेन इंडिया रिकॉग्नाइज्ड द सोवरेनिटी ऑफ चाइना ओवर द तिब्बत। ठीक है सरकार, ये टर्म कब रिकॉग्नाइज किया गया था? 1954 में रिकॉग्नाइज किया गया था कि इंडिया एक सोवरियन कंट्री है। ठीक है, अब ये बात तो ये बात इसलिए थी ना कि जो इंडिया ने ये रिकॉग्नाइज कर लिया था कि जो तिब्बत है वो किसी के अंडर नहीं आता, एक सोवरियन कंट्री है। ठीक है, इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था किसको? तिब्बत को। कब? 1954 में। किसके तहत? पंचशील एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है सरकार, तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। आर भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है। तो देख लेते। पर देखो, ए में जो असर्शन में बात हुई है नॉन अलाइड मूवमेंट की, आर में रीजन में तो इसकी कोई बात ही नहीं हुई है। इसका मतलब ये रीजन गलत है, पर स्टेटमेंट दोनों सही है। तो क्या हम बोलेंगे? ए एंड आर आर ट्रू, ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर बी होगा, क्योंकि असर्शन में बात की नॉन अलाइड मूवमेंट की, रीजन में नॉन अलाइड की बात नहीं हुई। तो करेक्ट तो दोनों है, पर रीजन ट्रू नहीं है। आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, हाँ या ना। अगला सवाल देख लीजिए जरा। कहता है
Which of the following leader had led the popular struggle against the domination of a western Pakistan? ठीक है, तो हमेशा याद रखिए इनका जो जो बहुत फेमस लीडर थे जिन्होंने पॉपुलर स्ट्रगल किया था किसके अगेंस्ट में, डोमिनेंस ऑफ आ वेस्टर्न पाकिस्तान में जो डोमिनेशन थी उसके अगेंस्ट में, उसका नेम है सरकार। देखिए पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान से नाम ही पता चल रहा है, तो आप समझिए वो कुछ पाकिस्तान, तो उनसे हमें ये आइडिया लग सकता है कि मस्ट बी आ मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग उन्हें करना चाहिए, ऐसा हम सोच सकते हैं। ठीक है सर, तो देखिए इंदिरा गांधी नहीं होगा, रहमान नहीं होगा, लेट गवर्नर एचएम इरशाद भी नहीं होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज सरकार शेख मुजीबर रहमान, शेख मुजीबर रहमान, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जिन्होंने क्या क्या था, पॉपुलर स्ट्रगल किया था किसके अगेंस्ट, डोमिनेशन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट। नेम ऑफ द पर्सन इज कॉल्ड शेख मुजीबुर रहमान, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, अगला देखते हैं। फिर अगला कहता है, उन्होंने अगले में ये कहा हुआ है सर कि कहता अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है एक सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। अगर कभी भी किसी भी चीज को आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, इन चारों में से वो लाइन पकड़िए, या तो जो सबसे लास्ट में हो या आप उस लाइन को पकड़िए जो सबसे पहले हो। बहुत कॉमन सेंस को यूज करो। देखो मुझे सच में ये चीजें नहीं आती, फिर भी मैं तेरे सामने प्रूव कर दूंगा कि मैंने सही किया। कैसे, देखो मेरी आंखों में देखो एक बारी। कहता है कॉफी एनन एस्टेब्लिश द पीस बिल्डिंग कमीशन एंड द ह्यूमन राइट काउंसिल। हाँ ठीक है, एस्टेब्लिश क्या होगा, इससे मेरे को कुछ पता नहीं चला। द यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन वाज एस्टेब्लिश इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सर इसको पकड़ लीजिए, इसको पकड़ लीजिए। ये देखो ये बता रहा है कि जब यूनाइटेड नेशन बना था, इसका मतलब बिल्डिंग अगर उसकी बनी होगी तो ये उन्होंने बाद में बनाई होगी ना, ह्यूमन राइट काउंसिल। ह्यूमन राइट काउंसिल तो यूनाइटेड नेशन के अंदर है, ऑब्वियस सी बात बाद में बनी होगी, पहले तो यूएन बना होगा। इसका मतलब इसी को ही पहला होने की जरूरत है। सुन रहा है ना तू, इसी को ही पहला होने की जरूरत है। फिर भी मैं आगे पढ़ता हूँ। ये कुछ है था डैग, हम ये अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज पोस्टमसली फॉर द एफर्ट्स ऑफ द सेटल। हाँ देखो कॉन्गो में जो क्राइसिस चल रहा था, उन्होंने ये मतलब उसके क्राइसिस को सेटल कर दिया था, इसके लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। ठीक है सरकार, ये इनका नाम है कुछ करके। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है नोबेल पीस प्राइज दिया ही गया होगा, बाद में दिया गया होगा। ऑब्वियस वर्ल्ड वॉर बनने के मतलब कि यूएन को बनने के बाद नोबेल पीस प्राइज दिया गया होगा। अगला है कॉफी बैन की मून यूएन सेक्रेटरी जनरल लॉन्च यूएन 70। याद रख लो, ये तो अभी की बात है सर। यूनाइटेड नेशन कितने साल का हो गया था, 70 साल का, इसे लिखा था UN@70 टू सेलिब्रेट द 70th एनिवर्सरी इन न्यू दिल्ली। ये तो एकदम करंट की बात है, एकदम करंट की बात है। ये 2015 की बात है सरकार, जब यूनाइटेड नेशन 70 साल का हो गया था, तो 2015 में बात। इसका मतलब इसे लास्ट में होना पड़ेगा। ठीक है सरकार, कुछ भी देख लो, या तो फोर्थ को लास्ट में देख लो या तो सेकंड को पहले में देख लो। तो देखो फोर्थ का लास्ट कहाँ, ये देखो फोर्थ का लास्ट ये रहा, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसी में ही देखो पहला वाला कि जब यूनाइटेड नेशन बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, इसे पहला आना पड़ेगा, तो पहला देख लिया। बाकी को तो मैं देखता भी नहीं हूँ, अरेंज कर देता हूँ आंखों में, एक लाइन पकड़ता हूँ जो पहले की घटना हो या फिर बाद के। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब देख लीजिए जरा, नेक्स्ट है, कहता है विच ईयर द गोवा बिकम द स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। तो द सी विल बी द आंसर 1987 में। कब, 1987 में बना था। ठीक है, पुर्तगालीज पहले इस पे थे तो हमने उनसे हटा दिया था उनको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड आ लैंडिंगा बिलोंग्स टू। लैंडिंगा कौन था सर, लैंडिंगा कौन था, लैंडिंगा इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। लैंडिंगा वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम, क्योंकि उन्होंने किया था मजा, इसीलिए मिजोरम में मजे करके कौन बन गया था, चीफ मिनिस्टर, लैंडिंगा। लैंडिंगा इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम। याद रखिए कहाँ से बिलोंग करते हैं, लैंडिंगा से बिलोंग करते हैं। लैंडिंगा कहाँ से बिलोंग करते हैं, मिजोरम। हाँ या ना, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड। सर ये तो वो सेम क्वेश्चन आ गया, अभी बता दिया था। अब आगे चलते हैं सर, इसमें देख लीजिए, इस कहानी को पढ़िए जरा, इन्होंने कुछ दिया हुआ है, रीड द टेक्स्ट एंड आंसर। कहता है ऑन द 15th अगस्त 1947 महात्मा गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, ही वॉज इन कलकत्ता। क्योंकि महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 को किसी भी इंडिपेंडेंस डे में सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि वो कहाँ पे थे सर, कलकत्ता में थे।
कलकत्ता इन अ एरिया which were torn by the ग्रूसम राइट्स बिटवीन हिंदू एंड पाकिस्तान। क्योंकि कलकत्ता में क्या हो गया था सर, एक राइट हो गया था, एक दंगा हो गया था किसके, हिंदू और पाकिस्तान के बीच में। ही वॉज सैडन्ड बाय द कम्युनल वायलेंस एंड disheartened that the principle of ahimsa and the satyagrah active but non-violence resist that he had lived and the work for। देखिए सरकार, उसके बाद जब 1947 का जब आज़ादी हमें मिल गई तो उस दिन गांधी जी ने किसी भी चीज़ को किसी भी इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त वो कलकत्ता में थे। कलकत्ता में क्यों थे, क्योंकि वहाँ पे एक राइट हो गया था हिंदू और पाकिस्तान के बीच में। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि उन्होंने जिस आज़ादी को, मतलब एक आज़ादी उन्होंने ली अंग्रेजों से हमारे लिए, किस बल पे, अहिंसा के बल पे। और वो आज़ादी लेने के बाद फिर आज़ादी लेने के बाद भी इंडिया में हिंसा हो रही थी सर। उनसे तो आज़ादी हमें मिल गई अहिंसा के तौर पे, लेकिन उसके बाद हमारे देश में हिंसा हो रही थी। इस चीज़ के लिए तो गांधी जी ने आज़ादी नहीं ली थी ना, इसीलिए तो वो क्या थे सर, बहुत उदास थे। ठीक है सरकार। ही फेल्ड टू बाइंड द पीपल इन अ ट्रबल टाइम। गांधी वेंट ऑन द परसुएडेड द हिंदू एंड मुस्लिम टू गिव अप द वायलेंस। गांधी जी ने क्या कहा कि उन्हें हिंदू और मुस्लिम को अपनी वायलेंस छोड़ देनी चाहिए। हिज प्रेजेंस इन कोलकाता ग्रेटली इम्प्रूव द सिचुएशन। क्योंकि वो कलकत्ता में प्रेजेंट थे, इसी वजह से जो कलकत्ता की सिचुएशन थी, जो दंगा जहां हुआ तो उसकी सिचुएशन से काफी हद तक इम्प्रूव हो गई थी। एंड कमिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस वॉज सेलिब्रेटेड इन अ स्पिरिट ऑफ अ कम्युनल हार्मनी विद जॉयस डांसिंग ऑन द स्ट्रीट। और क्योंकि गांधी जी कलकत्ता चले गए थे और वहां पे उनकी प्रेजेंस की वजह से वहां की जो सिचुएशन है ठीक हो गई थी, और लोगों ने जो इंडिपेंडेंस डे उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था बहुत खुशी उल्लास और जज्बे के साथ में, और सड़कों पे नाच भी रहे थे। गांधीज प्रेयर मीटिंग अट्रैक्टेड लार्ज क्राउडेड। और गांधी जी प्रेयर में, आपको पता है जब गांधी जी प्रे करते थे तो बहुत सारा क्राउड इकट्ठा हो जाता था। बस दिस वाज द शॉर्ट लिव्ड एज अ राइट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम इरप्टेड वंस अगेन। ये सब करने के बाद भी ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चला, एक बार फिर से हिंदू और मुस्लिम में वायलेंस शुरू हो गया। गांधी जी हैड टू रिसोर्ट टू द फास्ट टू ब्रिंग द पीस। और गांधी जी इस चीज को खत्म करना चाहते थे कि जितना जल्दी हो सके ये राइट खत्म हो जाए। फाइनली अंत में ऑन 30 जनवरी 1948 को, याद रखिए अंत में 30 जनवरी 1948 को, वन सच एक्सट्रीमिस्ट, और एक ऐसा एक्सट्रीमिस्ट इंसान था जिसका नाम था नथुराम विनायक गोडसे। एक ऐसा इंसान था जिसका नाम था नथुराम विनायक गोडसे। वॉकड अप टू द गांधी जी, और वो गांधी जी के पास चला गया ड्यूरिंग हिज इवनिंग प्रेयर, जब वो शाम को प्रार्थना कर रहे थे दिल्ली में। फायर 3 बुलेट्स, और उसने गांधी जी के ऊपर 3 बुलेट्स फायर कर दी एट हिम, गांधी जी, और किलिंग हिम इंस्टेंटली। क्योंकि ये गोडसे ने 3 गोलियां फायर कर दी थी गांधी जी के ऊपर, जिसके बाद गांधी जी इंस्टेंटली उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है सरकार, ये पूरे पैराग्राफ का निशानी थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी गांधी जी वॉज प्रेजेंट इन 15 अगस्त 1947। सर अभी तो बताया कलकत्ता में प्रेजेंट थे। अगला सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग किल द गांधी जी ऑन 30 जनवरी 1948 को। यही तो है, ये क्या नाम था उसका, नथुराम गोडसे। नथुराम गोडसे ही था जिसने गांधी जी को मार दिया था। ठीक है, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल कहता है विच वॉज द इफेक्ट ऑफ द गांधीज डेथ इन पाकिस्तान ऑन द सबसाइडिंग ऑफ कम्युनल सिचुएशन। ठीक है, कहता है गांधी जी की डेथ के बाद पाकिस्तान पे क्या इफेक्ट पड़ा, गांधी जी की डेथ के बाद पाकिस्तान के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। तो ठीक है सरकार, तो यहाँ पे याद रखिए गांधी जी की डेथ के बाद जो पाकिस्तान का इफेक्ट था वो मैजिकल था, मैजिक की तरह हो गया था। ठीक है, गांधी जी के बाद डेथ का जो पाकिस्तान पे इफेक्ट था वो मैजिकल था। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन सर नन अदर देन सरदार वल्लभ भाई पटेल। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल सर, इसको देख लीजिए, मैप भरते हैं। आइए निगाहों में कुछ ऐसे काम कर दूंगा जो तेरी निगाहें भी मोहब्बत कर लेंगी। एक बार देखिए, कहता है अ स्टेट दैट हैज रजिस्टर्ड इट्स मर्जर विद द यूनियन ऑफ इंडिया। एक ऐसे स्टेट का नाम बताइए जो इंडिया में मर्ज करने के लिए मना कर रहा था। पहले इधर देखो, आंखों में देखो मेरी, इसमें 4 स्टेट दिया, एक यहाँ पे दिया है, एक कलकत्ता दिया है, छोटा देख लो,
कोलकाता, और यहाँ पे क्या दिया सर, ये है आपका हरियाणा। फिर यहाँ पे देखो ये क्या दिया है आपका मेघालय, और यहाँ पे ए बना के क्या दिया है मिजोरम। तो बस अब देख लो इधर इसको, ये है डी, ये है बी, आई होप ये दिख रहा होगा, और ये देखो ये है ए और ये है सी। अब देखो मार्क करवा जाओ, कहता है ये इसी में है ना, तो अब 4 स्टेट है, देख लो ये करके 4 ही है, बहुत इजी है यार। आ स्टेट दैट रजिस्टर्ड इट्स मर्जर विद द यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ गुजरात ने तो मना नहीं किया, हरियाणा ने तो मना किया था, मेघालय ने तो नहीं, मिजोरम ने मना कर दिया था। द मिजोरम, मिजोरम ये रहा, मिजोरम का ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन क्या है मिजोरम, बोलो ना हाँ या ना, रम नहीं सर, मिजोरम, मजे लेना जिंदगी में। अगला सवाल कहता द स्टेट विच नोन a state which was carved out of Assam in 1947, ऐसा कौन सा स्टेट है जो आसाम से पैदा हुआ है सर, ये देख लो यहाँ पे दे रखा इसने, आसाम से पैदा, देखिए ये पूरा आसाम है, ये पूरा आसाम इतना बड़ा है ना, आसाम से जो छोटू सा निकला हुआ है इसका नाम उसने सी करके यहाँ पे दिया है, दिस इज कॉल्ड मेघालय। क्या बोलते हैं मेघालय, ठीक है सर, मेघा नहीं रे मेघालय, तो इसका सी होगा मेघालय। ठीक है, क्या नाम है सर मेघालय, एक ऐसा स्टेट जो आसाम से निकला, मेघालय 1972 में। अगला सवाल कहता है द स्टेट वेयर द सरदार सरोवर डैम, अरे सरदार सरोवर डैम नन अदर देन गुजरात, यहाँ पे डी है गुजरात, गुजरात जो ऐसी रात जो गुजरने वाली है इसे कहते हैं गुजरात। द स्टेट फॉर्म इन 1966 सर, एक ही बचा, देखो गुजरात भी मार्क कर दिया, मेघालय भी मार्क किया, मिजोरम भी, एक यहाँ पे बी दे रखा है, ये क्या होगा, ये बी स्टेट इज कॉल्ड साडा हरियाणा, मेरा नहीं सर आपका हरियाणा है ये, ठीक है। कौन सा है स्टेट सर, हरियाणा, मजाक कर रहा हूँ सर, हरियाणा, ठीक है। कौन सा स्टेट है, हरियाणा, तो जो 1966 में बना इस स्टेट का नाम है हरियाणा, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, मार्क कर दिया, ये मैप है, मैप बहुत सस्ता मजबूत और टिकाऊ, आंखों आंखों में कर दूंगा कुछ चीजें। अगली सवाल कहता है सर मैप तो हो गया, अब ये आप तामझाम देख लीजिए, कार्टून देख लीजिए, कार्टून, ये एक कुछ कार्टून दिया गया, किसके बारे में दिया, पाकिस्तान के बारे में दिया गया है, ठीक है सर, किसके बारे में दिया गया है, पाकिस्तान के बारे में दिया गया है सर। ये कार्टून किसके बारे में है, पाकिस्तान के बारे में दिया गया है, ठीक है सर। यहाँ पे देखो ये चश्मुद्दीन है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये परवेज मुशर्रफ ही होगा, और यहाँ पे अगर आपको अच्छे से दिख रहा होगा तो कहता है कि अगर परवेज मुशर्रफ और आर्मी को माइनस कर दोगे तो हमारी पावर 0 होगी। अगर परवेज मुशर्रफ अगर मतलब परवेज मुशर्रफ में से अटॉर्नी जनरल उसके आर्मी के हेड को माइनस करोगे तो पावर 0, लेकिन अगर आर्मी में से परवेज मुशर्रफ को माइनस करोगे तो पावर 1। देख रहे हो ना, माइनस में बदल रखा इसने, लेकिन अगर आर्मी भी बना दो उसी को और उसी को प्रेसिडेंट भी बना दो तो पावर डबल हो जाएगी। तो ये कह रहा एक ही आदमी को दोनों चीज बनाओ, आर्मी का भी हेड बना दो और कंट्री का भी हेड बना दो, पावरफुल हो जाएगा। उसी का नाम था परवेज मुशर्रफ, ठीक है सरकार, ये कॉन्सेप्ट इस आदमी ने लगाया था। तो आइए देखिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। कहता है आइडेंटिफाई द मैन पोर्ट्रेट बाय द इन अ कार्टून, कार्टून में कौन है, और कुछ नहीं होगा सर, जनरल परवेज मुशर्रफ, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है सरकार, ये जनरल परवेज मुशर्रफ ही है, चश्मुद्दीन। अगला देखिए कहता है व्हाट डू द इक्वेशन स्पीक अबाउट, कहता है इसमें ये जो इक्वेशन है वो किस चीज को स्पीक करती है, किस चीज के बारे में हमें बताती है ये इक्वेशन। ये इक्वेशन पता हमें वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, वो डोमिनेंस, किसकी डोमिनेंस, सरकार की नहीं, पाकिस्तान में सरकार हुआ कहाँ करती थी, डोमिनेंस ऑफ डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी कहाँ से, डोमिनेंस ऑफ अ प्रेसिडेंट नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है कि मुझे मिलिट्री पावर के बारे में बता रहा है, डोमिनेंस ऑफ अ मिलिट्री के बारे में बता रहा है, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है सरकार। अगला देख लेते हैं, कहता है दिस कार्टून कमेंटेड ऑन अ डबल रोल ऑफ अ पाकिस्तानी रूलर, हाँ डबल रोल ऑफ पाकिस्तान रूलर के बारे में बता रहा है, रूलर एज द ब्लैंक ऑफ द कंट्री एज द, ठीक है सरकार। वो क्या कहना चाहता था कि ये जो आदमी था ना ये डबल रोल में चाहता था, वो चाहता था कि मैं ही प्रेसिडेंट भी बन जाऊं और मैं ही जनरल भी बना रहा हूं आर्मी का, तो वो दोनों चाहता था। वो क्या प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता था, लीडर ऑफ स्टेट नहीं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट एंड आर्मी जनरल बनना चाहता था परवेज मुशर्रफ। तो चाहता था कि वो रूलर में प्रेसिडेंट और आर्मी जनरल बन जाए ताकि सारी पावर इसी के पास आ जाए, हाँ या ना, ठीक है सर, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला कहता है नेक्स्ट है द यूनियन स्टेट
द यूनाइटेड स्टेट अदर वेस्टर्न कंट्रीज हैव इनकरेज द मिलिट्रीज अथॉरिटेरियन रूल। ठीक है सरकार, जो यूनाइटेड स्टेट था और जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उसने क्या किया था, मिलिट्री रूल को इनकरेज कर दिया था। ठीक है, encourage the military's authoritarian rule. Which of the following is the correct reason behind this support? आपको पता है यूनाइटेड स्टेट और जो अदर वेस्टर्न कंट्रीज थी उसने कहा मिलिट्री रूल को उसने इनकरेज किया। क्यों, उनके पीछे का क्या कारण रहा होगा कि उसने मिलिट्री रूल को इनकरेज किया होगा? उसके पीछे का कारण समझिए सर। उसके पीछे का देखो, कोई भी चीज तभी इंक्रीज करता है जब उसका फायदा हो। तो उसका फायदा देखो कहाँ पे था, पहला कहता है नन ऑफ दिस, सर नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता, फायदा तो जरूर होगा तभी तो इंक्रीज किया होगा। मिलिट्री ऐसा प्रोटेक्टर ऑफ अ वेस्टर्न इंटरेस्ट, सर मिलिट्री प्रोटेक्टर होगा वेस्टर्न इंटरेस्ट का। अब देखिए जरा, बोथ मिलिट्री ऐसा प्रोटेक्टर ऑफ अ वेस्टर्न इंटरेस्ट एंड द फियर ऑफ ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म। हाँ सरकार, देखिए बी में तो सिर्फ एक ही बात है, लेकिन सी में बी भी दिया और एक पॉइंट और भी दिया है। फियर ऑफ ग्लोबल इस्लामिक टेरर नहीं होगा सरकार, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। दो कारणों की वजह से उन्होंने इंकरेज किया था। पहला कि जो मिलिट्री होगी ना वो प्रोटेक्टर का काम करेगी वेस्टर्न इंटरेस्ट। वेस्टर्न इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज का मुनाफा हो, फायदा हो। इसलिए वो, अभी मैंने बताया ना, कोई किसी को इनकरेज तभी करेगा जब उसका भी कुछ फायदा हो। तो इसीलिए क्योंकि वेस्टर्न इंटरेस्ट का फायदा हो रहा था और फियर ऑफ ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म भी बढ़ रहा था, इसी वजह से उन्होंने उसको मिलिट्री रूल को इनकरेज किया था वेस्टर्न कंट्रीज ने। ठीक है, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सरकार, अब बस इतना ही था हमारा। अब यहीं तक आपका सैंपल पेपर खत्म होता है, तो आप इसे एक बार करके जाइएगा। अगर चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है सर, जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, तसल्ली पूर्वक रहिए, आराम से कीजिए, सारी चीजें आराम से हो जाएंगी। ठीक है सर, मिलते हैं अगली वीडियो में।